7 साल की उम्र में मेरे साथ एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक खाली पैनल दिखाई देने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि ये मेरी कोई ख़ास शक्ति होगी, लेकिन मैंने उसे एक्टिवेट करने की हर मुमकिन कोशिश की और फिर भी वो पैनल बिल्कुल नहीं चला। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक भ्रम है, इसलिए धीरे धीरे मैंने भी इसे भुला दिया। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तब अचानक उस पैनल ने फिर मेरे दिमाग में प्रतिक्रिया दी और इस बार इसकी नज़र पड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी किताबों पर। मेरे सामने अचानक हज़ारों किताबों की एक पूरी लिस्ट दिखाई देने लगी। उस लिस्ट में हर तरह की किताबें थी। इतनी सारी किताबें देखकर शुरुआत में मैंने सोचा कि इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि अगर लगातार मैं 3 दिन तक कोई किताब नहीं पढ़ूंगा तो मेरी आवाज़ पूरी तरह गायब हो जाएगी, यानी मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। अब मेरे पास किताब पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए यूनिवर्सिटी के अगले 4 साल मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। मेरे दिमाग में मौजूद रहस्यमय पैनल अचानक से गायब हो गया। मैंने भी सोचा शायद अब यह कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक दिन मैं अपने तीनों दोस्तों के साथ विदाई पार्टी करके वापस लौट रहा था। हम चारों बहुत खुश थे और आखिरी बार साथ में समय बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। आसमान से उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बारिश का पानी हमारे शरीर में पड़ने के बावजूद भी हम बिल्कुल भी गीले नहीं हो रहे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हमारे शरीर से सारी थकान निकाल रही हो। यहाँ तक कि जो शराब हमने पी रखी थी उसका असर भी कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। हम चारों हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे और तभी मेरे दिमाग में वो पैनल जो 4 साल पहले गायब हो गया था अचानक फिर से दिखाई दिया। लेकिन इस बार उस पर कोई किताब या लिस्ट नहीं थी, उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, चार्ज हो रहा है। मैं ये देखकर तुरंत समझ गया मामला सामान्य नहीं है। आखिर ऐसा क्या था जो मेरे दिमाग के पैनल को चार्ज कर रहा था? मुझे यकीन हो गया इस बारिश के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। इसलिए मैंने बिना समय बिताए अपने चारों दोस्तों से कहा, बड़े भाई यूलिंग, सियाओजो, अभी मेरे साथ वहाँ चलो जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरी बातें सुनकर उन लोगों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। उन्होंने कहा, भाई मजाक कर रहे हो क्या? बारिश में भीगना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी रात ऐसे ही खड़े रहें। लेकिन जब उन्होंने मेरी आँख में देखा तो उन्हें समझ आ गया कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आखिर ये हमारे ग्रेजुएशन से पहली आखिरी रात थी, इसलिए तीनों ने ज़्यादा सवाल नहीं किए और मेरे साथ बारिश में खड़े हो गए। और फिर बारिश रात के करीब 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार होती रही। कुल मिलाकर हम लगभग 6 घंटे तक उस बारिश में खड़े रहे। इतनी देर तक बारिश में खड़े रहने के बाद सामान्य इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, ठंड लगती है, शरीर टूट जाता है, नींद आने लगती है। लेकिन हमारे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। जितनी देर हम बारिश में खड़े रहे उतना ही हमारा शरीर ताकतवर और दिमाग तरोताज़ा महसूस कर रहा था। सुबह जब बारिश रुकी और हम वापस जाने लगे तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे मौजूद पेड़ पौधों पर पड़ी और मैं वहीं रुक गया, क्योंकि कल तक जो पेड़ सूखे और मुरझाए हुए थे उन पर रातों रात पत्तियां आ चुकी थी। तभी मेरे तीसरे दोस्त सियाओ यूलिंग ने भी कुछ ऐसा बताया जिसने मेरी चिंता और बढ़ा दी। उसने कहा, भाइयों मैंने अभी एक चीज़ चेक की है, कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी। मैंने पूछा, पूरी दुनिया में? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यहाँ तक रेगिस्तान और नॉर्थ पोल पे भी बारिश हुई है। ये सुनते ही मैं और मेरा बड़ा भाई चेन यी तुरंत एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ था उसे सिर्फ संयोग मानना मुश्किल था। पूरी दुनिया में एक साथ बारिश होना, बारिश से इंसानों के शरीर में बदलाव आना, पेड़ों का रातों रात बढ़ जाना और मेरे दिमाग में मौजूद पैनल का दोबारा एक्टिवेट होना, इन सारी चीज़ों का इशारा एक तरफ था, दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला था। इसलिए मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों से कहा, हम अभी सुपरमार्केट जाएंगे। हमारे पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन अगर हमारा अंदाज़ा सही हुआ तो कुछ ही समय में पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचने वाली थी, और अगर हमारा अंदाज़ा गलत निकला तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कुछ सालों का राशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम सही हुए तो वही सामान हमारी ज़िंदगी बचाने वाला था। हम चारों तुरंत सुपरमार्केट की तरफ दौड़े। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि हमारे शरीर अब पहले जैसे नहीं थे। कमज़ोर सा दिखने वाला यूलिंग अब 40 किलो की पानी का ड्रम आराम से उठा सकता था, और हम बाकी तीन लगभग 100 किलो का सामान उठाने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे। अब हमें पूरा यकीन हो गया था, उस पहली बारिश ने हमारे शरीर को बिल्कुल मजबूत कर दिया था। हम सारा सामान वापस हॉस्टल लेकर आए, लेकिन हमें पता था अगर सच में पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है तो इतना सामान काफ़ी नहीं होगा। इसलिए अगले 4 घंटे
हमने अपनी बाकी बची हुई सारी सेविंग्स भी सामान खरीदने में लगा दी। जब हम हॉस्टल के कमरे में लौटे तो कमरा पूरी तरह सामान से भर चुका था। हमारे दोस्तों के चेहरे पे अब भी चिंता थी। एक ने आखिर पूछ ही लिया, भाई तू पक्का है ना? हमने इस बार सच में अपना पूरा पैसा खत्म कर दिया है। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय खिड़की से बाहर देखा और फिर कहा, तुम लोग खुद बाहर देखो। कल ही जिस लॉन की घास काटी गई थी, आज वही घास हमारी जांघों तक पहुंच गई है। और सिर्फ पौधे ही नहीं, घास के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े भी बढ़कर अपने सामान्य साइज से बड़े हो गए हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा है? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप सिर हिलाने लगे। अब किसी को मेरे फैसले पर शक नहीं था। हमने अपने अपने परिवारों को फ़ोन करके सामान जमा करने के लिए कह दिया और सच में कुछ ही घंटों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही खबर आने लगी। लोगों ने सुपरमार्केट और दुकानों पर धावा बोल दिया। ज़रूरी सामान दिखते ही दिखते ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने बारिश में भीगकर अपने शरीर में हुए बदलाव को भी महसूस कर लिया था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। चीन में उस समय बारिश रात में हुई थी, इसलिए वहाँ भीगने वालों की संख्या बाकी देशों के मुकाबले में बहुत कम थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि पहली बारिश खत्म होने के 18 घंटे बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार बारिश पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही पानी शरीर में पड़ता, तेज़ चुभन महसूस होती और बारिश के पानी से हल्की सड़ी हुई बदबू भी आ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे दिमाग का पैनल अब बिल्कुल शांत था। उसमें कोई चार्जिंग शुरू नहीं हुई। मैं तुरंत समझ गया, ये बारिश पहली वाली बारिश से थोड़ी अलग है। इसलिए मैंने अपने तीनों दोस्तों को बारिश से दूर रहने के लिए कहा और कॉलेज में वापस आ गया। इस बारिश में कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरे भाई चेन यी ने दूसरे छात्रों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने कहा, हमारी बात कोई नहीं मानेगा। आखिर हम सिर्फ 4 कॉलेज के स्टूडेंट थे और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस समय बाकी लोग सामान जमा करने की ज़रूरत समझे, उसी समय से उन्होंने हमें अलग कर लिया था। अगर हमारा अंदाज़ा गलत हुआ तो लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन अगर सही हुआ तो भी हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। कुछ ही समय बाद हमारे फ़ोन में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आने लगा। उसमें लोगों को तुरंत बारिश से बाहर निकलने और सुरक्षित जगह जाने की सूचना लिखी हुई थी। पूरे कॉलेज में भी इसका ऐलान कर दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर गए। उन्हें लगा कि सरकार ज़बरदस्ती उन्हें बारिश से दूर कर रही है ताकि वो मजबूत ना बन सकें। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उन्हें अपनी इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। रात के करीब 5 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सोचा कि कमरे की लाइट जला दूं, लेकिन लाइट नहीं जली। पूरे हॉस्टल की बिजली जा चुकी थी। बाहर भी घना अंधेरा। सुबह जब सूरज निकलने लगा और रोशनी धीरे धीरे फैली, तब हमें पहली बार बाहर का असली नज़ारा दिखाई दिया। और जो हमने देखा, उसे देखकर हम चारों की रूह कांप गई। कल तक खूबसूरत दिखने वाला हमारा कॉलेज कैंपस एक ही रात में पूरी तरह तबाह हो चुका था। घास और पौधे लगभग ख़त्म हो चुके थे। लोहे की रेलिंग भी बुरी तरह जंग खाकर गल चुकी थी और सबसे भयानक चीज़, सड़क पर जमे पानी के अंदर कई लोगों की लाश पड़ी हुई थी जो कि गल चुकी थी। हम चारों कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। अब किसी को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी।